हेलो बच्चों, देखिए आज अपन बेसिक केमिस्ट्री के लिए वीडियो नंबर 3 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर केवल और केवल मैं बात करूंगा तत्व या एलिमेंट की। इससे जो पिछला वीडियो था उसके अंदर अपन ने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर अपन ये पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ होता है उसको संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इस वीडियो के अंदर केवल और केवल बात करूंगा मैं किसकी? तत्व की, एलिमेंट की बात करूंगा कि एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट क्या होता है और उसके बारे में कौन कौन सी जरूरी बातें अपने को याद रखनी है। तो पहली चीज तो आपको क्या याद रखनी है, पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व कहते हैं यानी कि ऐसा पदार्थ जिसके अंदर सभी परमाणु एक ही प्रकार के हो। ऐसा पदार्थ जिसके अंदर सभी परमाणु एक ही प्रकार के हो उसे अपन क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि वर्तमान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो देखो 118 तत्व है, तो इनमें से 92 तत्व तो ऐसे हैं जो कि प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। प्रकृति में वो पाए जाते हैं तो उन्हें तो अपन बोलते हैं प्राकृतिक तत्व। और बचे हुए जो तत्व है ना, उनको मानव ने प्रयोगशाला के अंदर संश्लेषित किया है, तो उनको कृत्रिम तत्व या संश्लेषित तत्व बोलते हैं। प्रकृति में तो 92 तत्व ही पाए जाते हैं, शेष तत्वों को मानव ने प्रयोगशाला के अंदर बनाया है, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? संश्लेषित तत्व या कृत्रिम तत्व बोलते हैं। अब देखो, आपको पता है कि तत्व के अंदर सभी परमाणु कैसे होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं। तो किसी तत्व का परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहलाती है। तो यहां पर अगली बात आपको क्या याद रखनी है कि किसी तत्व के परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, इसको आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। कहते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का क्या कहलाएगी? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहलाएगी।
अब एक चीज और देख लेते हैं अपन, एटॉमिक नंबर को जेड से दर्शाते हैं, यानी कि इसका संकेत जो होता है ना वो जेड होता है। जेड कहीं पर भी आपको दिख रहा है तो इसका मतलब वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का क्या है, वो संकेत है। तो देखो यहां पर अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का संकेत क्या होता है, जेड, बराबर तत्व के परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। जेड बराबर क्या होता है, तत्व के परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही जेड होती है, एटॉमिक नंबर होती है। तो एटॉमिक नंबर को अपन ने जान लिया। ठीक इसी तरीके से दूसरी चीज देखो, कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या का योग होता है वो कहलाता है उस तत्व का द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। ठीक है, तो दूसरी बात क्या लिख सकते हैं अपन, किसी तत्व के परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, या क्या बोलोगे आप इसको अंग्रेजी में, एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, तो केवल नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या लेंगे तो वो तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा, और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को लोगे तो वो क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देख लो, एटॉमिक मास को ए से दर्शाते हैं। तो एटॉमिक मास को किसकी सहायता से दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है, यानी कि एटॉमिक मास का संकेत क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसका सूत्र बना सकते हैं आगे, तो आप सूत्र इसका क्या बनाएंगे, एटॉमिक मास यानी कि ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या
प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना होगा भाई परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, और आपको एक ही बात ये ध्यान रखनी होगी भाई परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो तत्व के बारे में हमने क्या देखा अब तक कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। वर्तमान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है ना। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तो उसका क्या कहलाएगी, एटॉमिक नंबर कहलाएगी। और किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। तो आप इसको नोट करोगे, पहले यहां से स्टार्ट करोगे, है ना, यहां से ऐसे चलोगे, फिर ये उतारोगे और फिर लास्ट में ये वाला जो बॉक्स है ये उतारना है। इसके बाद में परमाणु के जो तत्व है उसके बारे में कुछ और बातें आपको बताते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इनको तो नोट कर लो पहले। ठीक है भाई, नोट किया आप सभी ने, मिटा दें। तो अब देखो आप तत्व के बारे में ही कुछ और जानकारी आपको देते हैं। तो आपको यह पता है कि वर्तमान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है उसको 118 तत्व याद करने होते हैं। तो क्या हुआ, शुरुआत में जब तत्वों की संख्या ज्यादा थी तो जब वैज्ञानिक उनको लिखते थे तो उनमें कई बार अशुद्धियां पैदा हो जाती, मात्राओं का मिस्टेक हो जाता, आप जानते हो इस बात को। तो बार बार जब उनको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो उनके नामों के अंदर अशुद्धियां पैदा हो जाती है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि तत्व का जो नाम है उसकी जगह संकेत बनाना शुरू किया। भाई नाम की जगह संकेत बना दे ताकि पूरा नाम नहीं लिखना पड़े, एक बात तो ये है, और दूसरी बात वो जो अशुद्धियां हो रही थी वो भी नहीं हो। तो क्या हुआ कि सबसे पहले जॉन डाल्टन नाम का वैज्ञानिक जिसने परमाणु की खोज करी थी, उसी ने तत्वों के परमाणुओं के क्या किए, प्रतीक बनाए। तो एक बात अपने को ये याद रखनी है कि सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक सिंबल जॉन डाल्टन ने बनाए थे। तो सबसे पहले प्रतीक जॉन डाल्टन ने बनाए, लेकिन इनकी जो प्रतीक प्रणाली थी उसके अंदर बहुत सारी गलतियां थी, मिस्टेक थी। तो इस वजह से वर्तमान में इनकी प्रतीक प्रणाली प्रचलन में नहीं है। वर्तमान में जॉन जेकब बर्जलियस के द्वारा दी गई प्रतीक प्रणाली प्रचलित है। तो दूसरी बात आपको याद रखनी है यहां पर कि वर्तमान में जॉन जेकब बर्जलियस के द्वारा दी गई प्रतीक प्रणाली प्रचलित है।
ठीक है ना। तो वर्तमान में जॉन जेकब बर्जलियस के द्वारा दी गई जो प्रतीक प्रणाली है वो क्या है, प्रचलन में है। जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई प्रतीक प्रणाली प्रचलन में नहीं, हालांकि सबसे पहले प्रतीक उसने बनाए थे लेकिन उनकी प्रचलन में नहीं है। तो यहां पर अपने को क्या करना है कि 30 तक के जो तत्व है, शुरुआत में 30 तक के ही आपको याद करने हैं, उनके नाम और प्रतीक याद करने होंगे। उनमें से 20 तक के तत्वों के मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर मैं कक्षा यानी कि ऑर्बिट या जो सेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताऊंगा केवल, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32 और फिर 50 और फिर 50। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं परमाणु की जो कक्षाएं हैं। तो देखो भाई यहां पर तो मैं जेड ले लेता हूं। जेड का मतलब समझते हो ना क्या होता है, जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, जो तत्व का परमाणु क्रमांक है वो। तो यहां तो मैंने क्या ले लिया, जेड ले लिया तत्व का। यहां पर मैं ले लेता हूं तत्व का नाम, तत्व का नाम। यहां पर तत्व का सिंबल या जो प्रतीक है वो ले लेते हैं, और यहां पर तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ले लेते हैं। तो ये आपको क्रम से ही याद करने होंगे। तो देखिए परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, यानी कि इसकी जो नाभिक है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, सॉरी इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, 1। दूसरा मैं ले लेता हूं हीलियम, और हीलियम के बाद में आता है लिथियम, लिथियम के बाद में आता है बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद में आता है कार्बन, कार्बन के बाद में अपन लेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद में 10 नंबर पे आता है नियान। क्या आता है, नियान आता है। तो भाई इन सब के प्रतीक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को क्या करना है, लिखना है। तो इसके लिए मैं जॉन जेकब की जो प्रतीक प्रणाली थी उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। देखो इसने ये कहा था पहली बात कि तत्व का जो अंग्रेजी का नाम होता है उसका प्रथम अक्षर ही तत्व का प्रतीक होता है। तत्व का जो प्रथम नाम होता है उसका प्रथम अक्षर ही क्या होता है, तत्व का प्रतीक होता है। तो देखो इसी हिसाब से हाइड्रोजन का प्रतीक बनता है H और हीलियम का प्रतीक भी बनता है H। अब आप ये देख रहे हैं कि यहां पर दोनों ही तत्वों के जो प्रतीक है वो H बन गए। तो H आपने लिखा तो उसको हाइड्रोजन मानेंगे या हीलियम, कंफ्यूजन पैदा हो गया। तो इसके बाद में उसने अगला नियम दिया। अगला नियम ही उसने ये दिया
कि दो या दो से अधिक तत्वों के नाम यदि एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं, जैसे यहां पर दोनों के ही नाम H अक्षर से प्रारंभ हो रहे थे, तो उसने ये कहा कि सबसे जो पॉपुलर तत्व है उनमें से उसका प्रतीक तो नाम का प्रथम अक्षर बना दो, और शेष बचे जो तत्व है उनके प्रतीक के लिए दो अक्षर काम में लो। उनके प्रतीक के लिए क्या करना है, दो अक्षर काम में लेना है। तो प्रतीक का जो पहला अक्षर है वो तो नाम का पहला अक्षर ही रहेगा, और जो दूसरा अक्षर आप प्रतीक में ले रहे हैं वो उसके नाम का दूसरा या तीसरा अक्षर होगा। जरूरी नहीं है फिर वो भाई दूसरा अक्षर ही काम में ले, नाम का दूसरा या तीसरा अक्षर अपन क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। इसके साथ में एक बात और कही उसने कि प्रतीक का जो पहला अक्षर है वो तो कैपिटल लेटर में रहेगा, लेकिन दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में रहेगा। तो हीलियम के लिए क्या होता है, प्रतीक होता है HE, क्योंकि इसके नाम का दूसरा अक्षर होता है E। तो देख लीजिए आप यहां पर प्रतीक का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में है और दूसरा अक्षर कौन से लेटर में है, स्मॉल लेटर में है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली चीज उसने क्या कही कि तत्व का जो प्रतीक होता है वो उसके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर होता है, और यदि दो या दो से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर तत्व है उसका जो प्रतीक है वो तो एक ही अक्षर का बनाया जाता है, उसके नाम का जो पहला अक्षर है वो प्रतीक के रूप में काम में ले लेते हैं, और शेष बचे जो तत्व है उनके प्रतीक दो अक्षरों के बनाए जाते हैं। जो दूसरा अक्षर अपन लेते हैं वो उस तत्व के नाम का जो है दूसरा या तीसरा अक्षर होता है, और दूसरा अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर आएगा। ठीक है। लिथियम है, तो लिथियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Li। बेरिलियम का प्रतीक होता है Be। बोरोन का प्रतीक होता है B। कार्बन का प्रतीक होता है C। नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O। फ्लोरीन का जो प्रतीक है वो होता है F, और नियोन का जो प्रतीक होता है वो होता है Ne। ठीक है। तो प्रतीक निकल गए सभी के। अभी एक नियम और बताऊंगा मैं आपको, दो नियम बताए मैंने प्रतीक बनाने के लिए अभी तक, एक नियम और बताया जाएगा आपको आगे। तो हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम के लिए Be, बोरोन के लिए B, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, फ्लोरीन के लिए F, नियोन के लिए Ne। ये प्रतीक हो गए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताना है। तो भाई ये लिखे हुए हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो याद रखें कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, उसके नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उसकी बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है जितनी प्रोटॉनों की संख्या है नाभिक में। तो बाहर की कक्षाओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब का योग और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का योग क्या होता है, बराबर होता है यदि परमाणु उदासीन है तो आप ये मान करके चले भाई यहां पर जो परमाणु क्रमांक है वही हमें क्या है, इस तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। तो जैसे इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितनी है, 1। अब देखो सबसे पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं, लेकिन इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास में एक ही कक्षा है और इस एक कक्षा के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसके बाद में देखिए हीलियम है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, यानी कि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो भाई पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, तो आप इसके अंदर ऐसा माने भाई इसके अंदर एक कक्षा और एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब लिथियम की बात करते हैं। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 हैं टोटल। अब आप देखो कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते हो। तो पहली कक्षा में मैंने भर दिए साहब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसके बाद में लिथियम के पास में अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 अपन ने भर दिए। तो अगली कक्षा को अपन खोलेंगे, अगली कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास में तो केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इसलिए मैं केवल दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। बात समझ में आ रही है मेरी? क्या कहा मैंने कि पहली वाली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे, हमने भर दिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को हमने अगली कक्षा में भरा। अगली कक्षा में अधिकतम 8 आ सकते थे, लेकिन अपने पास में 1 ही है, इसलिए अगली कक्षा में हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन भरा। तो इसका मतलब है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। आगे देखो
बेरिलियम है, तो बेरिलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली कक्षा में तो कितने भरोगे? 2, और दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास में तो कितने बचे हैं? 2 ही बचे हैं भाई। 2 में से 2, 4 में से 2 गए तो 2 ही बचे हैं, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे? 2। ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो बोरोन है, तो बोरोन का देख लो आप, 2,3। समझ में आ रही है ना बात भाई? 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, पहली कक्षा में 2 भर दिए, अगली कक्षा में कितने रहेंगे? 3 ही जाएंगे। कार्बन के लिए 2,4, नाइट्रोजन के लिए 2,5, ऑक्सीजन के लिए 2,6, फ्लोरीन के लिए 2,7, और नियोन के लिए क्या हो जाएगा? 2,8 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक भाई दूसरी कक्षा में अधिकतम अपन 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 8 अपन ने भरे, वहां पर 8 तक भर गए। अब अगला जो परमाणु क्रमांक आएगा उसमें यहां तक 8 भर दोगे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो अगली कक्षा है वो खोलनी पड़ेगी। तो वीडियो को पॉज करके आप इनको तो नोट कर लीजिए पहले। ठीक है भाई, नोट किया आपने वीडियो पॉज करके? तो 11 नंबर से चलेंगे ना अपन, 10 तक आ गए नियोन पर, 11 नंबर से चलेंगे अब। तो 11 नंबर से चलते हैं। तो देखो 11 नंबर पे नियोन के बाद में आता सोडियम, और सोडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Na। अब ऐसा क्यों? इसका अंग्रेजी का नाम सोडियम है, उससे प्रतीक इसका S होना चाहिए, लेकिन नहीं है, Na है इसका प्रतीक। तो तीसरा नियम आपको बताता हूं इसके लिए। जो बर्जिलियस था उसने क्या किया था कि कुछ तत्वों के प्रतीक लैटिन भाषा के नाम से बनाए थे। जॉन जेकब बर्जिलियस यूनान ग्रीक देश का रहने वाला था, लैटिन भाषा वहाँ चलती है, तो उसने क्या किया कि कुछ तत्वों के प्रतीक लैटिन भाषा के नाम से बनाए। तो भाई ये जो सोडियम है इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम होता है। तो नेट्रियम से इसका प्रतीक क्या हुआ? Na। बात समझ में आ गई भाई? जो सोडियम है उसका लैटिन भाषा में नाम नेट्रियम है, और उस नेट्रियम से इसका प्रतीक क्या बनाया गया? Na बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़े अब इसी तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक साथ बताया जाए आपको। तो भाई ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, ये 14 नंबर, और ये 15 नंबर हो गया। यहां पर आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Al। 14 नंबर पे आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो प्रतीक होता है वो होता है Si। 15 नंबर पे आता है फास्फोरस, और फास्फोरस का प्रतीक होता है P। क्या होता है प्रतीक इसका? P होता। अब इतना को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो पहले। तो भाई इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 भरा, ठीक है भरा। दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 ही भर सकते हैं, ठीक है 8 भर दिया। तो 2 और 8 10 हो गए। इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अगली कक्षा में जाएगा। अगली कक्षा में अधिकतम 8 आ सकते थे, लेकिन 1 ही अवेलेबल है, इसलिए 1 ही भर दिया हमने। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम के पास में 3 कक्षाएं हैं।
पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम का चलें तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा भाई। 10 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आगे इसके पास में 12 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, तीसरी कक्षा में चले जाएंगे। ऐसे इसके पास में 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 8, 3 हो जाएगा। इसके पास में 14 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 8, 4 हो जाएगा। इसके पास में 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 8, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो साथ में उतारते भी रहें, मेरी तरफ से मनाही नहीं है। तो 16 नंबर पे हम लेते हैं सब सल्फर। हाँ, सल्फर का संस्कृत का एक नाम है, वो ज़्यादा प्रचलन में है। लैटिन भाषा का नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, संस्कृत भाषा का नाम बता रहा हूँ। इसको गंधक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको गंधक भी बोला जाता है। ये लैटिन नेम नहीं है, ये हमारे संस्कृत का नाम है। सल्फर का जो प्रतीक होता है वो होता है एस। ठीक है, 17 नंबर पे आता है क्लोरीन, और क्लोरीन का जो प्रतीक होता है वो होता है Cl। 18 नंबर पे आता है ऑर्गन। ऑर्गन का जो प्रतीक होता है वो होता है Ar। 19 नंबर पे आता है पोटेशियम। पोटेशियम, अब पोटेशियम का प्रतीक होता है K। क्यों भाई? ये इसका अंग्रेजी का नाम है पोटेशियम, इससे इसका प्रतीक बनना चाहिए P, लेकिन नहीं, इसका प्रतीक क्या है? K है, क्योंकि इसका भी प्रतीक इसके लैटिन भाषा के नाम से बनाया गया। जैसे सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम, उससे प्रतीक बना इसका Na। ठीक इसी तरीके से पोटेशियम का लैटिन नेम होता है केलियम, और इसी केलियम से इसका प्रतीक क्या बनाया गया है? के बनाया गया है। 20 नंबर पे अपन लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम, तो कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। ठीक है, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca, C बड़ा और A छोटा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं साहब। तो इसके पास में 16 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2, 8, 10 हो गए। 6 बचे हुए इलेक्ट्रॉन का हो जाएंगे, अगली कक्षा में चले जाएंगे। क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 8, 7। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गन के लिए देखो 2, 8, 8। ठीक है ना। तो तीसरी जो कक्षा उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, वहां पर अपन ने अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। अब पोटेशियम के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर 8 भरोगे, फिर 8 भरोगे। भाई देखो इसके पास में 19 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने 18 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए। 8 और 8 16 और 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए। इसके पास में 19 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 ही भर सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते थे। इसमें 8 रख दिया अपन ने अधिकतम। अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाएगा? इस चौथी कक्षा में जाएगा। इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास में 1 उपलब्ध है, इसलिए 1 भर देंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया यहाँ पर 1। चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया? 1। मतलब क्या हुआ इसका कि इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, और चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। आगे चलते हैं कुछ इसी तरीके से। तो कैल्शियम के लिए लिखते हैं तो 2, 8, 8, 2। ये कैल्शियम का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इनको भी आप नोट कर लीजिए, फिर 10 तत्वों के नाम और प्रतीक लिखवाऊंगा। और
तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए भाई। ठीक है भाई, आपने वीडियो पॉज करके नोट किया। तो इसके बाद में मैं आपको 10 तत्वों के प्रतीक और लिखवाऊंगा। देखो, जो 9th-10th वाले बच्चे हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन कैल्शियम तक याद कर लेते हैं तो उनका काम चल जाता है। और 11th वाले बच्चों की बात रही तो 11th वाले बच्चों को क्या है कि इलेक्ट्रॉन सब सेल में ही भरना सिखाएंगे। होता क्या है कि ये तो अपन ने सेल में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, कोश में इलेक्ट्रॉन भरे हैं। शेल के अंदर सब सेल होता है, उपकोश होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है वो अपने आना चाहिए। तो वो आगे आपको बताया जाएगा। तो 20 तक तो आपको इस तरीके से याद रखना, फिर बाद में देखा जाएगा उसके लिए। तो अभी केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताए जा रहे हैं। आगे जो 21 से लेकर के 30 तक है उनके प्रतीक बताऊंगा, केवल प्रतीक बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताऊंगा, केवल प्रतीक बताऊंगा। तो वो आपको लिखने हैं इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कॉलम हटा ही देता हूं अब मैं। इसको तो हटा दिया हमने। चलो अब 21 नंबर से चलेंगे, है ना। हम्म 21 नंबर पे स्केडियम, वेनेडियम, स्केडियम के बाद में टाइटेनियम आता, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। 5 को देख ले मैं पहले। 22 नंबर है इसका 23 है, इसका 24 है और इसका 25 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रतीक देखो इनके सिंबल। स्केडियम के लिए होता है SC, टाइटेनियम के लिए आता है TI, वेनेडियम के लिए आता V, क्रोमियम के लिए आता CR और मैग्नीज के लिए आता है MN। इससे पहले मैग्नीशियम आपने पढ़ा था, मैग्नीशियम के लिए Mg लिखते हैं, ये मैग्नीज है, इसके लिए क्या लिखा जाता है MN। 26 नंबर पे आता सब आयरन। आयरन को हिंदी में आप बोलते हैं लोहा और इसका लैटिन नाम होता है फेरम। तो फेरम से इसका प्रतीक बनाया गया है Fe, लैटिन नाम से प्रतीक है इसका भी। अंग्रेजी में आयरन बोलते हो, हिंदी में लोहा बोलते हो, लैटिन नाम फेरम होता है। ज़्यादातर बच्चे फेरस ही बोलते हैं, लेकिन फेरम होता है इसका लैटिन नाम और इसका प्रतीक क्या होता है Fe होता है। ठीक है ना भाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है ना। तो ये तो है 27 नंबर पे, ये 28 नंबर पे, ये 29 नंबर पे और ये 30 नंबर पे। तो कोबाल्ट के लिए प्रतीक होता है CO। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि आपने C के साथ में बड़ा O लगा दिया तो ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगा, ये तत्व नहीं रहेगा, ये यौगिक बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और यदि आपने C के साथ में O छोटा लगाया है तो ये कोबाल्ट तत्व का क्या है प्रतीक है, क्योंकि दूसरा अक्षर हमेशा किस में लेना है, स्मॉल लेटर में लेना है।
निकल, निकल के लिए प्रतीक होता है Ni। कॉपर, कॉपर के लिए प्रतीक होता है Cu। आप इसको हिंदी में बोलते हैं तांबा, तांबा बोला जाता है इसको हिंदी में, ठीक है ना। जिंक, जिंक को हिंदी में अपन बोलते हैं जस्ता, और जस्ते के लिए प्रतीक होता है Zn, ठीक है। तो इनके केवल आपको प्रतीक याद करने हैं, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्केडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकल Ni, कॉपर Cu और जिंक Zn। तो ये याद करें। उसके बाद में कुछ और तत्वों के केवल प्रतीक याद करने हैं जो आपके काम आते हैं बार बार। तो उनके लिए मैं आपको परमाणु क्रमांक नहीं बताऊंगा, केवल उनके प्रतीक ध्यान में रखने हैं आपको। भाई ये तत्व है और इसका ये प्रतीक है। तो 30 तक तो आपको ये कंटिन्यू याद करना है। उसके बाद में जो अब लिखाएंगे उसमें क्रम से याद करने की जरूरत नहीं, केवल आपको प्रतीक ध्यान में रखना भी ये नाम है और ये प्रतीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए, फिर लिखवाते हैं वो चीजें। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करके नोट किया आपने। अब इसके बाद में कुछ और तत्व आपको बताते हैं जिनके कुछ प्रतीक आपको याद करने हैं। परमाणु क्रमांक ध्यान में नहीं रखने हैं उनके, केवल आपको प्रतीक याद करने हैं उनके। तो अब आगे देखो, कुछ अन्य तत्व लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जिनके प्रतीक आपके बार बार काम आएंगे। तो अन्य तत्व, इनमें परमाणु क्रमांक नहीं बता रहा हूं मैं, केवल नाम और प्रतीक ध्यान में रखने हैं इनके। तो यहां पर 1 नंबर पे मैं लेता हूं बेरियम। अब ये 1 नंबर परमाणु क्रमांक नहीं है, ये ऐसे अपन सीरीज बताने के लिए कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक नहीं है ये। तो बेरियम, बेरियम का प्रतीक होता Ba। इससे पहले आपने बेरिलियम पढ़ा है जिसका प्रतीक होता Be, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, दूसरा लेते हैं लेड। इसको हिंदी में सीसा बोला जाता है और इसका लैटिन नाम है प्लुम्बम। तो प्लुम्बम से इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Pb। तीसरा मैं ले लेता हूं पैलेडियम। और पैलेडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Pd। ध्यान रखना दोनों का, लेड का तो Pb है और पैलेडियम का Pd है। आगे चलते हैं। तो आगे मैं ले लेता हूं स्टेनस। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं टिन और लैटिन नाम है इसका स्टेनम। स्टेनम, तो इसका प्रतीक होता है Sn, स्टेनम Sn। आगे प्लेटिनम ले लेता हूं मैं, प्लेटिनम। प्लेटिनम के बारे में एक विशेष बात याद रखना, ये क्या है, सबसे महंगी धातु है ये। क्या ये सबसे महंगी धातु है। और इस प्लेटिनम का जो प्रतीक होता है वो होता है Pt। सोना और चांदी से भी महंगी धातु है प्लेटिनम, ठीक है। 6 नंबर पे मैं लेता हूं सोना। सोना को आप अंग्रेजी में गोल्ड बोलते हैं और इसका जो लैटिन नाम होता है वो होता है ओरम। लैटिन नेम इसका ओरम है, तो ओरम से इसका प्रतीक होता है Au। 7 नंबर पे मैं ले लेता हूं चांदी। चांदी को आप अंग्रेजी में बोलते हैं सिल्वर और जो सिल्वर है इसका लैटिन नेम होता है अर्जेंटम।
और इस अर्जेंटम का प्रतीक जो होता है वो होता है Ag। ऐसे 8 नंबर पे मैं ले लेता हूं पारा। पारे को आप अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी। पारे को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? मरकरी बोला जाता है। और इसका जो लैटिन नाम होता है वो होता है हाइड्रागिरम। और हाइड्रागिरम से इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Hg। और इसके बारे में एक विशेष बात है कि ये जो पारा है ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। एक ऐसी धातु है ये जो कमरे के तापमान पर या सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाने वाली क्या है? ये धातु है। आगे बढ़ते हैं और तो 2 धातुएं लूंगा मैं। एक तो है गैलियम, 9 नंबर पे चल रहे हैं ना, गैलियम। इसका प्रतीक होता है Ga। और 10 नंबर पे मैं ले लेता हूं सीजियम। सीजियम का प्रतीक होता है Cs। और इन दोनों के लिए एक विशेष बात है कि जब आप इन धातुओं को हथेली पर रखते हैं तो हथेली के तापमान पर ही ये क्या हो जाती, पिघल जाती। यानी कि इनका जो गलनांक है इन दोनों धातुओं का वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर साइड में दोनों के लिए ही लिख रहा हूं ये बात मैं। हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातुएं, हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातुएं हैं ये दोनों। कौन कौन सी? गैलियम और सीजियम। इसके बाद में 11 नंबर पे मैं ले लेता हूं ब्रोमीन। ब्रोमीन और ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br। अब ब्रोमीन के बारे में भी एक विशेष बात है, ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा या मरकरी तो क्या थी? धातु थी। क्या थी ये? धातु। और वो क्या है? अधातु। तो यहां पर मैं लिख दूं कमरे के तापमान पर पाई जाने वाली द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। 12 नंबर पे मैं ले लेता हूं आयोडीन। आयोडीन का प्रतीक होता है I। 13 नंबर पे अपन ले लेते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का प्रतीक होता है MO। 14 नंबर पे मैं ले लेता हूं टंगस्टन। टंगस्टन का जो लैटिन नाम होता है वो होता है वोल्फन। वोल्फॉर्म। और वोल्फॉर्म से इसका प्रतीक जो होता है वो होता है W। ठीक है। तो देखो मुख्य मुख्य तत्व और मैंने आपको बताए जिनका आपको क्या रखना है, प्रतीक सिंबल याद रखना है।
तो इसमें 1 नंबर पे मैंने बताया बेरियम। अब जो मैंने यहाँ पर क्रमांक दिखाए हैं वो केवल ऐसे गिनती रखने के लिए दिखाए हैं, ये इनका परमाणु क्रमांक नहीं है। तो 1 नंबर पे बेरियम लिखा जिसका प्रतीक हमने लिखा Ba। 2 नंबर पे अपन ने लेड या प्लूम्बम लिखा जिसका प्रतीक अपन ने लिखा Pb। 3 नंबर पे पैलेडियम जिसका प्रतीक है Pd। अब इन दोनों का ध्यान रखना भाई, लेड का तो Pb है और पैलेडियम का Pd है। टिन इसका लैटिन नाम स्टेनम है, तो इससे इसका प्रतीक बना हुआ है Sn। प्लेटिनम जो कि सबसे महंगी धातु है, इसका प्रतीक क्या होता है Pt। 6 नंबर पे सोना जिसको अंग्रेजी में गोल्ड बोलते हैं और लैटिन नाम क्या है इसका ओरम है, तो इसका प्रतीक क्या हो गया Au हो गया। 7 नंबर पे अपन ने चांदी या सिल्वर लिया जिसका लैटिन नाम क्या है आर्जेंटम और इसका प्रतीक क्या हो गया Ag हो गया। 8 नंबर पे अपन ने पारा लिया जिसको अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं और लैटिन नाम क्या है इसका हाइड्रागिरम है, तो उससे उसका प्रतीक है Hg। और ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में केवल 2 ही तत्व ऐसे हैं, 118 तत्वों में से 2 ही तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें से एक तो मरकरी है जो कि धातु है और दूसरा ब्रोमीन है जो कि अधातु। ये 2 ही तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी के तत्व या तो आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे या गैस अवस्था में मिलेंगे। इनमें से भी 11 तत्व ऐसे हैं जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, बाकी के सभी ठोस होते हैं। ठीक है, इधर चले तो गैलियम और सीजियम। गैलियम का प्रतीक Ga है और सीजियम का प्रतीक Cs है। तो इन दोनों का ही गुण क्या है कि हथेली पर रखने पर ये धातुएं क्या हो जाती पिघल जाती है। तो हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातुएं, इनका गलनांक बहुत कम होता है। ब्रोमीन का प्रतीक Br है और ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर क्या होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन I, मोलिब्डेनम का MO और टंगस्टन का जो लैटिन नाम होता है वोल्फॉर्म होता है और उससे उसका प्रतीक क्या होता है W होता है। तो इनको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन यौगिक और मिश्रण दोनों की ही बात करेंगे एक साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।